नमस्कार दोस्तों। जर्मनी एंड इंडिया आर रिपोर्टेडली क्लोज टू फाइनलाइज ए सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग डील जिसकी कीमत होगी 8 बिलियन यूएस डॉलर एंड दिस डील कुड बिकम इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस एग्रीमेंट सो फार एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द डील इज दैट जर्मनी फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाला है। आप सबको पता होगा, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इस महीने भारत आने वाले हैं एंड उनकी इस ऑफिशियल स्टेट विजिट के दौरान मोस्ट प्रोबेबली इस डील पे मोहर लग जाएगी। इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस एग्रीमेंट न्यू दिल्ली क्लोज टू 8 बिलियन यूएस डॉलर सबमरीन डील विद जर्मनी, हाउ मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स इज कनेक्टेड। एंड सबसे पहले इस न्यूज को कवर किया था ब्लूमबर्ग ने। जर्मनी एंड इंडिया ऑन वर्ज ऑफ 8 बिलियन यूएस डॉलर submarine deal. Germany and India are hammering out the details of submarine manufacturing deal जिसकी कीमत है 8 बिलियन यूएस डॉलर, द लार्जेस्ट एवर डिफेंस एग्रीमेंट फॉर न्यू दिल्ली अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स जो इस बारे में जानते हैं। एंड इस एग्रीमेंट में ये पहली बार होगा कि जर्मनी यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर को भी इंक्लूड कर रहा है। स्टेक होल्डर्स की बात करें तो जर्मनी की पब्लिक सेक्टर कंपनी थाइसन ग्रुप मैराइन सिस्टम्स एंड इंडिया की मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स शामिल हैं। दे विल वर्क टुगेदर टू मैन्युफैक्चर दीज वेजल्स अंडर को डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें आपको बताऊं, जर्मनी से पहले स्पेनिश स्टेट ओन्ड कंपनी डेवेंसिया इस डील को जीतने वाली थी, क्योंकि स्पेनिश पहले ही कह चुके थे कि हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर डील में फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। लेकिन आपको बताऊं, उस समय तक फैशन ग्रुप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं था। लेकिन अब नवेंशिया के साथ क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन न्यूज हमारे सामने ये है कि जर्मन स्टेट ओन्ड कंपनी फैशन ग्रुप ने ये डील अपने हाथ ले ली है। And again, the best part of this deal is that mostly components will be sourced within India. कहा जा रहा है कि पहली 3 सबमरीन्स के लिए 45% कंपोनेंट्स को लोकली सोर्स किया जाएगा एंड उसके बाद इसे इंक्रीज करके 60% से 70% कर दिया जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है कि हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर हो रही है, हम जर्मन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे एंड फर्दर फ्यूचर में भी हम हमारी नेवल फ्लीट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो इस डील के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई हैं, टाइमलाइन कैसा रहा है एंड कौन कितनी कंपनियां फॉरेन वेंडर्स की बात करें जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो शामिल हुई थी। हम पहले भी इस पे कई सारे सेशन ले चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से हम डिटेल में जानेंगे कि प्रोजेक्ट 75 क्या है, प्रोजेक्ट 75 आई क्या है। एंड चूंकि प्रोजेक्ट 75 कंप्लीट हो चुका है, हाँ ये नहीं कहेंगे कंप्लीट हो चुका है, उसका बैच 1 कंप्लीट हो चुका है। बैच 2 के लिए अभी फ्रांस ने रिसेंट ये अनाउंस किया था कि 3 नई एडवांस सबमरीन्स हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे जो कि कलवरी क्लास की ही होंगी। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है अभी मीडिया में कि हो सकता है जर्मनी उस डील को भी अपने जो है पास ले ले एंड हम फ्रांस से हट जाएं, क्योंकि जिस टाइप एंड डिजाइन की सबमरीन्स जर्मनी बना के दे रहा है वो हमारी इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली मीट भी कर रहा है। तो चलिए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम बात करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। ऐसे पॉलिटिकल एंड फिनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से ये जो प्रोजेक्ट साल 2030 तक कंप्लीट होने वाला था, इसको एक डेकेड और लगने वाला है।
तो बात है साल 1997 की। हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ने अप्रूव किया एक प्रपोजल फॉर द परचेज ऑफ टू टाइप 209 स्लैश 1500 अटैक सबमरीन्स यानी SSK। एंड यहाँ पे SSK मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। SS स्टैंड्स फॉर सबमरीन एंड K सुफिक्स इंडिकेट्स हंटर किलर, यानी ये सबमरीन्स अटैक सबमरीन्स होने वाली थी। इनमें मिसाइल्स भी इंडेक्ट होने वाली थी, जिसकी कॉस्ट होती उस समय 700 करोड़ रुपीज। एंड बिल्डर्स की बात करें तो MDL मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई with the assistance of a foreign naval firm in a collaborative role, क्योंकि हमारे पास उस समय तक और आज भी वो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज नहीं है सबमरीन्स बनाने का। देन उसके बाद 2 सालों के बाद इन 1997 मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने एक प्लान यहाँ पे जो है अप्रूव किया कि हम दो नहीं, हम 24 सबमरीन्स बनाएंगे ओवर ए 30 ईयर पीरियड। तो 2030 तक इसकी टाइमलाइन रखी गई थी। अब आपको समझना है 24 सबमरीन्स बनाने का प्लान आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, एंड साल 2030 इसकी डेडलाइन होती है। राइट, अब इस 24 को हम डिवाइड करते हैं तो 24 जो सबमरीन्स हैं इनमें से 18 हमारी होने वाली थी SSN SSK, हाँ SSK, एंड 18 होने वाली थी SSN। SSN मीन्स न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर प्रपल्सन से चलने वाली। हम उस पर आगे भी बात करेंगे, बट एक बार यहाँ पे इसका डिवीजन देख लीजिए। अरे आई मीन सॉरी, 18 नहीं 6, एक बार फिर से। 18 होंगी SSK एंड 6 होंगी SSN, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, जो अरिहंत क्लास की हैं। आप सबको पता होगा उसमें 4 सबमरीन्स को इंडक्ट किया जा चुका है, बाकी बननी अभी प्रोसेस में है। तो इन 18 को अगर हम डिवाइड करें, इन 18 को 2 फेज में बनाया जाने था। तो फर्स्ट फेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे 2 ऑप्शन रखे इंडियन नेवी के सामने। पहला ऑप्शन ये था, इसमें रिकमेंड किया गया था द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टाइप 209/1500 एट MDL विद द असिस्टेंस ऑफ TCSF। TCSF थॉमसन CSF, जो कि फ्रांस की स्टेट ओन्ड कंपनी है। तो पहला ऑप्शन ये रखा कि जो शुरुआत में 1997 में एक प्रपोजल आया था 2 सबमरीन्स बनाने का, हम 2 की बजाय अब 6 सबमरीन बनाएंगे, लेकिन ये कौन सी टाइप की होंगी? 209/1500। दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि इसमें आप SSK बनाओगे बेस्ड ऑन द न्यूअर स्कॉर्पियन सबमरीन डिजाइन बेस्ड ऑन द फ्रेंच नेवल ग्रुप। अब फ्रांस का ये जो नेवल ग्रुप है, ये भी इनकी स्टेट ओन्ड कंपनी है, जिसको पहले आर्मारिस के नाम से जाना जाता था, एंड बाद में इसी का नाम DCNS रखा गया, एंड वर्तमान में इसे नेवल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा जो ऑप्शन था ये अल्टीमेटली इंडियन नेवी चूज कर लेती है, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उनको ये मीट कर पा रही थी। इसके अलावा स्कॉर्पियन सबमरीन, इनमें हम मिसाइल्स को इंडेक्ट कर सकते थे, एंड यही हमारी इंडियन नेवी को चाहिए कि वाटर्स को सिक्योर करने के लिए कम से कम मिसाइल तो यहाँ से लॉन्च कर पाए। तो आप यहाँ पे देख भी पाओगे, पहला रीजन ये था स्कॉर्पियन जो है इट हैड बीन ऑफर्ड विद ए प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। राइट, तो फ्रांस का नेवल ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार था, एंड टाइप 209/1500 से स्कॉर्पियन सबमरीन्स मोर एडवांस थी उस समय के हिसाब से भी। इसके अलावा इंडियन नेवी यहाँ पे ये भी इंटरेस्ट थी कि हम सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स को भी एक्वायर करें, बट चूंकि TCSF थॉमसन ग्रुप मिसाइल्स को नहीं दे रहा था, एंड उस समय का दौर आपको बताऊं 1999 में
केवल 3 कंसोर्टियम, नॉट कंसोर्टियम, 3 ओईएम ऐसे थे जो सबमरीन्स मिसाइल से लॉन्च कर सकते थे या ऐसी टेक्निक उनके पास थी, जैसे कि फ्रेंच डिजाइन एक्सोसेट। एक्सोसेट अब कौन देगा? नेवल ग्रुप, राइट। दूसरा यूएस डिजाइंड हार्पून एंड रसिया की कैलिबर। तो ये कुछ ऐसी मिसाइल्स थी, दीज वर कॉमर्शियली ऑब्टेनेबल। बट हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि हार्पून तो हमारे लिए जो है अनअवेलेबल थी, इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको भी फुलफिल नहीं कर पा रही थी। हालांकि हम रसिया से ले सकते थे, लेकिन जो 209 या 1/1500 सबमरीन्स आप बनाने वाले थे, उनके साथ न तो कैलिबर और न ही हार्पून कॉम्पिटेबल थी। ओके, हार्पून ये यूएस वाली, हाँ। तो ये कॉम्पिटेबल न होने की वजह से एक ही ऑप्शन बचता है कि आप एक्सोसेट मिसाइल्स को लो। इसीलिए इन्होंने प्रीफेर किया, इंडियन नेवी ने, कि स्कॉर्पियन डिजाइन को लेंगे एंड एक्सोसेट मिसाइल्स को लेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेटर बनता हुआ दिखाई दिया उस समय पे। तो इनिशियल जो प्लान था टू अलाई विद द टीसीएसएफ, ये ड्रॉप कर दिया जाता है अप्रैल 2001 में, एंड निगोशिएशंस फॉर द प्रिक्योरमेंट ऑफ स्कॉर्पियन डिजाइन अंडर द फर्स्ट फेज शुरू हो जाती हैं। अब इस फेज को नाम दिया जाता है प्रोजेक्ट 75। ये नवंबर 2001 में शुरू हो जाता है। अप्रैल में हमने वो ड्रॉप करके नवंबर तक ये सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करके इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाता है। इवन इसमें आपको बता दूं, फंडिंग भी भारत सरकार की तरफ से आने लग जाती है। एंड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट 75 है, इसे ही कलवरी क्लास सबमरीन कहा जाता है। ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं। तो ये टोटल 6 जो है भारत ने और फ्रांस ने मिलकर बनाई हैं। एंड इसकी कुछ टाइमलाइन पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट फेज का बैच 1 है ये। बैच 1 में कितनी आएंगी? 6। बैच 2 में कितनी आएंगी? 3। टोटल हो गई यहाँ पे 9 के बाद शुरू होने वाला है फेज 2, जिसमें भी कितनी बनेंगी? 9। और जो डेवलपमेंट आई है जर्मनी के साथ, वो उन्हीं 9 के लिए है। मैं आपको सारी बातें क्लियर करता चलूंगा, बट इस टाइमलाइन पे अगर देखें तो अक्टूबर 6 को 2005 में सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया जाता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टू कंस्ट्रक्ट दीज 6 सबमरीन्स एट मझगांव डॉक शिप शिपयार्ड लिमिटेड विद आर्मारिस। मैंने पहले भी आपको बताया, ये आर्मारिस यही है, डीसीएनएस इसको बोला गया। एंड फिर इसको बोला जाता है द नेवल ग्रुप, फ्रेंच नेवल ग्रुप। एंड यहाँ पे ये सप्लाई करने वाले थे SM-39 एक्सोसेट मिसाइल्स, अगेन जो मैन्युफैक्चर की गई हैं इसी कंपनी के द्वारा। तो फेज फर्स्ट की बैच 1 की 6 सबमरीन्स, यानी कि कलवरी क्लास की सबमरीन्स 15 जनवरी 2025 तक इंडियन नेवी को सौंप दी गई थी, कमीशन कर दी गई थी। इनके नाम आप देखिए, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर एंड लास्ट थी आईएनएस वागसीर, जो कि 15 जनवरी 2025 को कमीशन की गई थी। अब यहाँ पे आप देख भी पाओगे, ये जो बैच 2 है, ये बैच 2 मझगांव डॉक लिमिटेड ही बनाएगा। इसके साथ? फ्रांस के साथ। इसमें बनाई जानी है 3। लेकिन इंपॉर्टेंट बात एंड सिग्निफिकेंट बात यह है कि अगली 3 सबमरीन्स में कन्वेंशनल प्रपल्सन की बजाय एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्सन AIP सिस्टम को इंडेक्ट किया जाना है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस प्रिक्यूरमेंट बोर्ड एंड DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2023 में हरी झंडी दे दी थी। एंड उस समय की न्यूज कटिंग्स आपके सामने है। इंडिया टू बाय 26 राफेल 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स फ्रॉम फ्रांस। हमने सेशन भी किया था, फ्रांस गिफ्ट टू इंडिया। हालांकि कोई गिफ्ट नहीं है, हम पैसा दे के ये बनाने वाले हैं। इंडिया टू गेट 3 मोर स्कॉर्पियन क्लास
इंटरकिलर सबमरीन्स, जो कि होगी एआईपी टेक्नोलॉजी से लेस। आईएनएस वागसीर हमारी 6th कलवरी क्लास सबमरीन थी, जो कमीशन उस समय हमने की थी 15 जनवरी को। एंड ये मोदी मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन जब मिले थे तो उस समय इन्होंने कंफर्म कर दिया था कि 3 नई स्कॉर्पियन सबमरीन्स को जल्द ही जो है बनाना शुरू कर दिया जाएगा। एंड इस प्रोजेक्ट की कीमत होगी 36,000 करोड़ रुपीज, with nearly 60% made in India tech and components sourced, जो कि हायर होगा देन दी दैट इनकॉर्पोरेटेड इन दिस फर्स्ट 6 सबमरीन्स, क्योंकि उनमें नियरली 45% के आसपास ही हमने लोकल कंपोनेंट्स को सोर्स किया था। अब यहाँ पे ये मामला बढ़ रहा है, तो मेड इन इंडिया को भी कहीं ना कहीं बूस्ट मिल रहा है। तो ये न्यूज हमारे सामने है फेब 2025 की। अब 1 साल होने को जा रहा है, इस पे कोई खास डेवलपमेंट नहीं आई सामने। तो ये अभी रिसेंट जो न्यूज आई है जर्मनी को लेकर एंड मजगांव डॉक लिमिटेड को लेकर, उसमें ये कहा जा रहा है कि इन 3 सबमरीन्स को भी जर्मनी बना सकता है। इस बिड को भी या इस डील को भी जर्मनी अपने पास लेके जा सकता है। राइट। अब इसी दौरान एक खास डेवलपमेंट ये भी हमारे सामने आई पिछले ही साल कि डीआरडीओ ने एक रिवॉल्यूशनरी मूव यहाँ पे लिया कि जो हमारी कलवरी क्लास सबमरीन्स हैं वे भी एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं इसमें बहुत ज़्यादा हैवी इंजीनियरिंग लगेगी। ये प्रोजेक्ट एटलीस्ट 10 साल में जाके पूरा होगा। पूरी एक सबमरीन को बीच में से काटा जाता है एंड देन उसके बाद एआईपी टेक्नोलॉजी को इंडेक्ट किया जाता है या कहीं कि इंस्टॉल किया जाता है और फिर वापस से इसको जोड़ा जाता है। तो साइज जो है हमारी सबमरीन का वो भी थोड़ा-सा बढ़ जाता है और इसे नाम दिया गया था प्रोजेक्ट 76। तो देखना होगा कि कब तक डीआरडीओ ये काम कर देगा। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो एआईपी टेक्नोलॉजी है एंड कन्वेंशनल कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, उनमें डिफरेंट क्या होता है? तो जो हमारी कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, उनको सांस लेने के लिए टाइम टू टाइम सरफेस पे आना होता है। ऐसे में वे दुश्मन के रडार में आ सकती हैं या अगर दुश्मन की कोई भी फ्रिगेट या कोई नेवल वेसल उसके आसपास है तो वो उसको डिटेक्ट कर सकती है। ये एक लूप होल कह सकते हैं, ड्रॉबैक कह सकते हैं, लेकिन वो किफ़ायती होती हैं। तो एआईपी टेक्नोलॉजी थोड़ी-सी महँगी है, लेकिन ये हमको अलाउ करती है या एक सबमरीन को अलाउ करती है टू बी सबमर्ज्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड, जो इसको और भी ज़्यादा लीथल एंड डेडली बनाती है। क्योंकि इसे सांस लेने के लिए आसान भाषा में कहें तो सरफेस पे नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो एयर इंडिपेंडेंट है। हाँ, सांस लेने के लिए आना पड़ेगा बट लंबे समय तक ये सर्वाइव कर सकती है विद इन दी इन दी वाटर। तो प्रोजेक्ट 76 के तहत हम कलवरी क्लास सबमरीन्स को भी ये एडवांस टेक्नोलॉजी देने वाले हैं। इस पे भी डीआरडीओ काम कर रहा है। नाउ आई होप आपको ये प्रोजेक्ट 75 समझ में आया होगा, जिसके तहत 9 सबमरीन्स बनाई जानी है। 6 हमको मिल चुकी हैं, 3 बनाने के लिए फ्रांस के साथ गठबंधन हमने किया हुआ है, उस पे भी खास डेवलपमेंट अभी नहीं आई है। अब आते हैं अगली 9 पे। तो अगली 9 के लिए शुरू होता है सेकंड फेज। सेकंड फेज को डब किया जाता है प्रोजेक्ट 75 आई मींस इंडिया। आई इंडिपेंडेंट एयर propulsion सिस्टम नहीं है, इंडिया ये रिप्रेजेंट करता है। आपको बता दूं ये दोनों प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किए गए थे उस समय पे साल 1999 में, लेकिन पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से ये वाला प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया जाता है। केवल फंडिंग मिलती है 75 को। राइट। यहाँ पे भी आप देख पाओगे 2030 तक टोटल 18 एसएसकेज इन दोनों प्रोजेक्ट के तहत हमको मिलने वाली थी, लेकिन नहीं मिल पाएंगी क्योंकि अभी तक बनी ही केवल 6 हैं। तो 18 कहाँ से आएंगी? साल 2030 तो हमारे सर पे है। नाउ अब टाइमलाइन देखते हैं इस सेकंड फेज की। तो साल 2008 में
इंडियन नेवी इशू करती है एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज RFI टू द मल्टीपल नेवल फर्म्स, जैसे कि आर्मारिस को भी ये इशू किया जाता है जो कि नेवल ग्रुप ही है। HDW जर्मन की एक प्राइवेट कंपनी है। रूबिन डिजाइन ब्यूरो जो कि रसिया की एक प्राइवेट फर्म है। ऐसे ही नवेंसिया जो कि स्पेन की स्टेट ओन्ड कंपनी है। एंड शायद और को भी भेजा गया होगा, लेकिन उस समय पे आप देखिए किसी का भी यहाँ पे जवाब नहीं आता। फिर साल 2010 में प्रोजेक्ट 75 आई को ऑफिशियली इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाता है फ्रॉम द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे इनिशिएट कर दिया जाता है। फिर साल आता है 2017। ओके, साल 2017 से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस समय पे ये जो साल 2010 चल रहा है, जब ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, उस समय डीएसी को लीड कर रहे थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर AK एंटोनी साहब, क्योंकि वे उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। एंड जो भी डिफेंस मिनिस्टर होगा वो डीएसी का चेयरमैन होगा। तो ओरिजिनली उन्होंने ये प्लान किया कि जो 6 सबमरीन्स हम लोग बनाएंगे इस सेकंड फेज के तहत, इनमें कुछ इस तरह से उन्होंने बंटवारा किया कि 3 सबमरीन्स हम लोग बनवाएंगे मझगांव डॉक लिमिटेड से, एक सबमरीन बनाएगा हमारा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, 4 हो जाती हैं विद द फॉरेन असिस्टेंस। एंड जो बाकी बची 2 हैं उनको हम डायरेक्टली किसी फॉरेन वेंडर से प्रिक्योर करेंगे या फिर किसी इंडियन प्राइवेट शिपयार्ड से प्रिक्योर करेंगे डायरेक्टली, जिनका टोटल बजट उस समय पे आंका गया था 50,000 करोड़ इंडियन रुपीज, विच इज इक्विवेलेंट टू 13 बिलियन US डॉलर इन 2023। लेकिन ये जो प्लान था कि 3 सबमरीन्स को मझगांव से बनवाना है, एक को हिंदुस्तान से एंड 2 फॉरेन वेंडर से, ये हमारी इंडियन नेवी को सूट नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसको उन्होंने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। एंड ये जो पार्टिसिपेशन हो रहा था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इससे डिसएग्री हैं, इस प्लान से जो कि डीएसी लेकर आया है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि उसका रीज़न यही था कि इंडियन नेवी जल्द से जल्द ये सबमरीन चाहती थी। डिले जो हो रहा है, जो कि आज भी हो रहा है, उसको कहीं न कहीं रिड्यूस करने के लिए, बचने के लिए इंडियन नेवी ने प्रिफेयर नहीं किया इस प्लान को। लेकिन बावजूद उसके आपको बताऊँ, ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ था इन ओपिनियंस बिटवीन द 2 पार्टीज़, एक तरफ हमारी इंडियन नेवी एंड एक तरफ हमारी हम कह सकते हैं भारत सरकार, उसकी वजह से 2 साल का स्टैग्नेशन पीरियड भी देखने को मिला। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जो AON एक्सेप्टेंस ऑफ एनओसी है, नेसेसिटी है, ये 2 बार एक्सपायर भी हुआ। फिर 2011 से 20 में कुछ ऐसी डेवलपमेंट होती हैं कि 2013 में सरकार को फिर से रिफ्रेश करना पड़ता है इस AON को, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को, क्योंकि ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए इशू होता है, इनिशिएट किया जाता है। विद इन द टाइम फ्रेम आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करने होते हैं कि बिडिंग भी करना है, फॉरेन वेंडर्स को भी चूज करना है, एंड जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको पूरा करना होता है। तो ऐसे हमने फिर देखा कि साल 2017 से पहले 2014 में सरकार हो जाती है चेंज हमारी। एंड मोदी गवर्नमेंट, आपको पता है मई में मोदी नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर अक्टूबर 2014 में हम देखते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इस प्रोजेक्ट को लेके काफी एक्टिवली इंगेज हो जाती है। एंड उन्होंने मैंडेट कर दिया, एक नया प्लान ये लेके आए कि 6 की 6 सबमरीन्स हम एक ही बिल्डर से बनवाएंगे, मतलब एक ही मीन्स किसी कंसोर्टियम से बनवाएंगे। उसमें इंडियन फर्म भी शामिल होंगी, प्राइवेट फर्म्स भी शामिल होंगी एंड फॉरेन वेंडर्स भी इसमें शामिल होंगे। एंड उस समय कॉस्ट आकी गई थी 53,000 करोड़ रुपीज, यानी कि 3,000 करोड़ रुपीज हमको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो आप देखिए इसके लिए बजट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उस समय पे ये 50,000 करोड़ रुपीज का जो बजट था, आज आके 8.3 बिलियन US डॉलर का हो गया है। इसको आप रुपये में कन्वर्ट करके देख लेना।
राइट। तो फिर हमारे डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्या किया कि हमारे स्टेट रन शिपयार्ड्स जैसे कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, एचएसएल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉकयार्ड हो गई, एक हमारी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो इन 6 को अपने पास बुलाया, सॉरी 4 को, एंड 2 यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया। नाम आपने सुना होगा एल&टी का, लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग, और एक है हमारी पिपावाव शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये इंडियन फर्म्स हैं, इनको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए इन दी बीडिंग प्रोसेस। कि दोस्तों इस समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि जो हमारी प्राइवेट फर्म्स हैं वे भी इस बिडिंग प्रोसेस में शामिल हों, एंड जितनी भी हमारी स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वे भी इस बिडिंग प्रोसेस में शामिल हों। तो यहाँ पे एक कंसोर्टियम बनाया जाएगा इन दोनों को मिला के, कोई एक पीएसयू होगी, कोई एक प्राइवेट फर्म होगी, और तीसरा यहाँ पे होगा फॉरेन वेंडर जो कि होगा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, दैट इज ओईएम। राइट। अब इनमें से जो कोई भी मिलके एक कंसोर्टियम बना के सबसे कम मतलब पैसे में, एक वही होता ही भी यही है, सबसे कम पैसे में बना के देगा, वो यहाँ पे बिड जीत जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट ये भी होती है कि साल 2017 में सरकार लेके आती है एक पॉलिसी, यहाँ आप देख पाओगे, जिसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी, यानी कि एसपी पॉलिसी। डीएसी ने इंट्रोड्यूस किया इन मई 2017 में, एंड इस समय आई थिंक मई में हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर साहब। नहीं नहीं नहीं, वो तो 2000 सॉरी मार्च में ही यहाँ पे हट जाते हैं। हाँ, ये निर्मला सीतारमन जी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन मई के अंदर निर्मला सीतारमन जी, नहीं, शायद अरुण जेटली साहब थे, क्योंकि मनोहर पर्रिकर के जाने के बाद कुछ समय तक अरुण जेटली साहब आए थे, एंड उनके बाद आई थी निर्मला सीतारमन, फुल टाइम पहली डिफेंस मिनिस्टर महिला। हाँ, वो ऐसा था, वो सितंबर में आई थी। तो चलो जो भी है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे और सी कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी, ये मिलके ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं। एक यूनिक सेटअप था रेगुलेशंस का फॉर द प्रिक्योरमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेट्स ऑफ वेपनरीज। तो इसके लिए जून 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये अनाउंस किया कि जो हमारा प्रोजेक्ट 75 आई है would be the first ever arms acquisition project to be progressed under this SP policy। देखिए पैरेलली चल रहे हैं बहुत सारे ऐसे एक्विजिशन प्रोग्राम चल रहे हैं, नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, हमारी कोस्ट गार्ड के लिए, पैरामिलिट्रीज के लिए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि नहीं, 75 जो प्रोजेक्ट आई है ये पहला ऐसा प्रोग्राम होगा या प्रोजेक्ट होगा जिसके तहत होने वाले आर्म्स एक्विजिशन को प्रोग्रेस किया जाएगा अंडर द एसपी पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी, एंड इट विल बी द फर्स्ट अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। अब इस पॉलिसी में ऐसा क्या था कि सरकार इतना इम्फेसाइज कर रही थी, तो यहाँ आप देख पाओगे एसपी पॉलिसी का जो मॉडल था वो अलाउ करता है डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को कि वे हैंड्स ज्वाइन करे विद द लीडिंग फॉरेन डिफेंस मेजर्स जो होंगी OEM टू प्रोड्यूस हाई एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। हमको फॉरेन वेंडर्स के साथ कंसोर्टियम बना के इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना है, डायरेक्टली वहां से प्रिक्योर नहीं करना है। उसके लिए एसपी पॉलिसी लाई गई थी ताकि ताकि मेक इन इंडिया इन डिफेंस सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। एक्विजिशंस अंडर दिस model refers to participation of a private Indian firms along with the foreign OEM in make in India in defense। तो ये इसका हम कह सकते हैं कि मूल था, आधार था। तो इसी पॉलिसी के आधार पे फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शॉर्ट लिस्ट किया 2 इंडियन फर्म्स को, 5 फॉरेन फर्म्स को फॉर दिस सबमरीन प्रोजेक्ट इन साल 2020 जो कि आपके सामने है।
एक तरफ है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, यानी कि एक प्राइवेट सॉरी हमारी स्टेट ओन कंपनी है। दूसरी है L&T, यानी कि एक प्राइवेट है। भले ही एक प्राइवेट एक सरकारी कंपनी है लेकिन है इंडियंस, मैन्युफैक्चरर्स हैं। दूसरी तरफ आपके सामने है 5 यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स, जैसे कि नेवल ग्रुप फ्रांस का, हवानहा साउथ कोरिया, नेवेंसिया ये स्पेन की है, और एक ये शायद रसिया की रहेगी। जस्ट वेट ए मिनट, ये रशियन कंपनी है, और ये है हमारी थाइसन ग्रुप जर्मन वाली। लेकिन होता क्या है कि हमारी इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को कई कंपनियां फुलफिल नहीं कर पा रही थी, जैसे कि इस 43,000 करोड़ रुपीस के मेगा प्रोजेक्ट से रसिया, साउथ कोरिया एंड फ्रांस, द नेवल ग्रुप, हवानहा ग्रुप एंड जो रशियन कंपनी है जिसका नाम मुझे नहीं आता, ये तीनों अपने आप को विड्रॉ कर लेती हैं। इस पे भी सेशन किया हमने। दीज थ्री फॉरेन वेंडर्स विड्रॉज फ्रॉम प्रोजेक्ट 75I, एंड अब इस डील में केवल दो ही देश बचे थे, स्पेन एंड जर्मनी। स्पेन की नवेंसिया ग्रुप एंड जर्मनी की थाइसन ग्रुप। एंड स्पेन उस समय पे विलिंग था टू गो फॉर ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद $5.27 बिलियन प्रोग्राम। ये बात हो रही है साल 2024 की। आप देखिए अब एक साल के बाद या एक डेढ़ साल के बाद कितना इजाफा इस अमाउंट में हो चुका है। तो जर्मनी ने कहा था कि हम यहाँ पे कॉस्ट तो है कंपेरेटिवली कम कर देंगे लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे। बट स्पेन का ऑफर हमने कहा था कि हाँ उसमें अच्छा था, तो क्योंकि 45% इंडिजिनाइजेशन हो रहा था फर्स्ट सबमरीन में, 60% होगा बाकी की सभी में। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, जो जर्मनी ने हमको रीडिंग दी उससे भी कम स्पेन दे रहा था। एंड मुझे पर्सनली उस समय पे लग रहा था, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, इस डील को लंबे समय से आप देखोगे ना फॉलो कर रहा हूँ, एंड मैं चाहता था कि स्पेन यहाँ पे इस बीड को जीते और बनाए। लेकिन बीच में हमने देखा काफी सारा उलटफेर हुआ, जियोपॉलिटिकल घटनाएं देखने को मिली, जिस वजह से ये डील कहीं ना कहीं नीचे कागजों के नीचे दबती चली गई होगी। बट अब जाके इसके बारे में कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं, तो हो सकता है स्पेन जो यहाँ ऑफर कर रहा हो उससे अच्छा ऑफर जर्मनी ने दे दिया हो, या हो सकता है हमारी जो रिक्वायरमेंट्स एंड जो नीड्स हैं इंडियन नेवी की, वो यहाँ पे स्पेन फिर से फुलफिल नहीं कर पा रहा हो। बट मीडिया की सुर्खियां थी उस समय पे, आप देख सकते हो कि स्पेन यहाँ पे इस डील को कहीं ना कहीं जीत ही जाएगा। एंड ये भी न्यूज़ कटिंग्स हैं जिनमें बताया जा रहा है कि कैसे फ्रांस, साउथ कोरिया एंड ये जो रसिया ने अपने आप को विड्रॉ किया था। कुछ कंपनी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दी जाती हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की ही तरफ से, एंड कुछ अपने आप छोड़ के भाग जाती हैं। खैर, अब इसका सिग्निफिकेंट एंड कंक्लूजन क्या है तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज़ यदि आप चैनल पे नए आए हो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक करना, जानकारी समझ में आ रही है पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हो। नाउ अब हम बात करेंगे कि इसका इतना सिग्निफिकेंट क्या है। सो देखिए जो पर्सपेक्टिव है इस डील का, डील के इम्पोर्टेंस का, इट गोज बियॉन्ड दी सिंपल हार्डवेयर प्रिक्योरमेंट। ये हमारे मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव को बूस्ट करेगा, एक्सेलरेट करेगा सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस इकोसिस्टम विद इन द इंडिया। उन कैपेबिलिटीज को हम अपने पास ले पाएंगे। हमारे पास सबमरीन बनाने की जो एक्सपीरियंस एंड जो एक्सपर्टीज जर्मनी से आ रही है, वो जर्मन एंड इंडिया के बीच में जो बायलेटरल टाइज हैं उनको भी बूस्ट करेगा। दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप होगा, पीपल टू पीपल टाइज बिल्डअप होगा। आउटसाइड यूरोप हम देख पा रहे हैं जर्मनी एक ऐसा देश हमको मिलेगा कि जिसके साथ हम फ्रांस जैसे रिलेशन इंजॉय कर पाएंगे भविष्य में, राइट। एंड ये आ ही रहे हैं मर्ज अब इंडिया में, पहली इनकी मेडन विजिट होने वाली है चांसलर बनने के बाद।
And further, this agreement alongside ongoing cooperation on semiconductor manufacturing, green technology and trade discussions सिग्नल करता है एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, जो अलाइन होता है न्यू दिल्ली के इंडो पैसिफिक विजन से, कि बर्लिन का जो ग्रोविंग डिफेंस इंगेजमेंट हो रहा है आउटसाइड यूरोप इंडिया के साथ, वो कहीं ना कहीं जर्मनी को भी एक स्केल पे लेवल स्केलेबल पोजीशन तैयार करता है। तो ये दोनों देशों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड बर्लिन से मुझे मनी हिस्ट याद आ जाती है। खैर, तो ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें जो है समझ आई होंगी। आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अगेन, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ गाइज एक जो है सब्सक्राइब करना। और यही था बस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।